नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। और हरियाणा महाराष्ट्र के सटीक नतीजों के बाद अब हम एक बार फिर से हाजिर हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल क्या होंगे, ओपिनियन पोल क्या होंगे, ये आपसे बताने के लिए। और मौलेश्वर मेरे साथ हैं। जी मौलेश्वर, नमस्कार। स्वागत है आपका। तो दिल्ली में जो चुनावी दंगल चल रहा है उसका नतीजा क्या होगा, ये सबसे पहले हम अपने ओपिनियन पोल में साझा करेंगे। लगभग 2 महीने हो चुके हैं, हम जो है ग्राउंड पर हमारी टीम है, हर एक उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर भी जो है चुनावी जो मुकाबला है वो दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जी तो मौलेश्वर, क्या इस बार जो है पूरी रिपोर्ट इकट्ठा कर कर लाए हैं दिल्ली के इस चुनावी दंगल की? और सबसे पहले तो सवाल यही है, क्योंकि इंतजार इसी बात का हो रहा है कि ओपिनियन पोल दिल्ली का क्या है, क्योंकि अभी तक जो है तमाम चैनल्स लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल क्या होगा? तो इस बार आपका जो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी है वो क्या होने वाली है दिल्ली के चुनावों को लेकर, जो आपने अभी तक ग्राउंड पर रियलिटी देखी है, ये हम आपसे जानेंगे जरूर। तो सबसे पहले दिल्ली वालों का राम राम सभी दिल्ली वालों को। और जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा का चुनाव अभी बीते 6 महीने में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो और अब दिल्ली का चुनाव आ गया है। करीबन 2-3 दिन बाद यहाँ पर प्रचार पर पाबंदी हो जाएगी और 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग डल जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे शुरू आ जाएंगे। उससे पहले जनता हमसे लगातार ये कह रही है कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट तो कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा आप ओपिनियन बताइए कि दिल्ली की जनता का मूड क्या लग रहा है। आपने जिस तरीके से हरियाणा में बताया रिजल्ट भी वही हुआ। एकमात्र चैनल प्यारा हिंदुस्तानी था जिसने ये बताया कि बीजेपी बम्पर तरीके से वहां पर जीत के फिर से तीसरी बार आ रही है। वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ। 2 महीने हम महाराष्ट्र में रहे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, लोगों ने कहा ओपिनियन पोल लाइए, हम ओपिनियन पोल लेके आए और हमने ये कहा कि वहां पर बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। तो ये तमाम जो हमने बीते 4-5 महीने में जो 2 बड़े इलेक्शन किए महाराष्ट्र और हरियाणा का, उसमें सफलता के बाद अब लोगों को ये लगता है कि प्यारा हिंदुस्तान जिस तरीके से ग्राउंड पे जाता है, पिछले 2 महीने से आप देख रहे होंगे पूरी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है लगातार पूरे चैनल में। 2 महीने से दिल्ली के हर गली, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षदों के इलाके में हो, एमएलए के इलाके में हो, सांसदों के इलाके में हो, मुख्यमंत्री आतिशी हो या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके इलाके में हो, तमाम हर बड़े बड़े मुद्दे हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो। यानी हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने हर एक वो ग्राउंड रियलिटी जो है वो दिल्ली की जनता को अब तक दिखाई है। जी, अब यही वक्त आ गया है कि आखिर 70 सीटों में से किसके पास कितनी सीटें आएंगी। तमाम जो बड़े बड़े केजरीवाल समर्थित जो बड़े बड़े पोर्टल हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, आप देख रहे होंगे किस तरीके से पीआर कराई जाती है, हर किसी को पॉडकास्ट कराया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू कराए जाते हैं। जब एक पत्रकार से काम नहीं बनता तो 5-5 पत्रकारों को लगा दिया जाता है, जब उनसे भी काम नहीं बनता है तो 6-6 नेता आकर एक राउंड टेबल की बात करते हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतने क्यों बिलबिलाए हुए हैं। हर दिन 12 बजे एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर दिन 2-4 न्यूज चैनलों पर पॉडकास्ट होता है, हर किसी बड़े यूट्यूबर के साथ उनका इंटरव्यू हो जाता है। आखिर इस बार आखिर अलग क्या है? अलग यही है कि 2 महीने से जो आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अब वो हम एक सीटों के आंकड़े में अपना ओपिनियन पोल देने जा रहे हैं। 2 बार से हमारा जो ओपिनियन पोल है वो सच साबित हुआ है। उसके बाद जो एग्जिट पोल आता है उसमें भी हमारी खबरों पर मोहर लगी है और हमारे जो आंकड़े हैं वो बड़े बड़े चैनलों को भी धराशायी करने के तो लिए काफी इसलिए हैं। जो है हमारी जो ऑडियंस है वो इंतजार कर रही है कि दिल्ली का ओपिनियन पोल कब देंगे, और लगातार हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं कि कब आएगा ओपिनियन पोल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ओपिनियन पोल में जो सीटों का आंकड़ा है, 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। पिछली बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें लाई थी, बीजेपी 8 पर सिमट गई थी और कांग्रेस का तो लगातार दूसरी तीसरी बार भी यहाँ पर खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार आश्चर्यचकित परिणाम हमें एक दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो गलियों से एक आवाज आ रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है दिल्ली में। और ये बड़ा इतना होने वाला है कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में अब दिल्ली से होने वाला है। अच्छा, तो आपने एक बड़े नेता की सियासी पारी जो थी
वो दिल्ली खत्म करने जा रही है, आंकड़े दिखा रहे हैं। अब आंकड़ों की बात करते हैं हम, जिस तरीके से हमने ओपिनियन पोल किया है उसमें सबसे पहले जो बीजेपी है, पिछली बार जो बीजेपी को यहाँ पर 39% यहाँ पर वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को करीबन 53 से 54% वोट मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब जो विधानसभा का चुनाव अब आने वाला है उसमें ये लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंट पिछली बार 4 से 5% गिरा था विधानसभा में, इस बार ये दिखाई दे रहा है कि इस बार वोट परसेंट 3 से 4% बढ़ सकता है। और अगर जब भी वोट परसेंट बढ़ता है तो आपको ये पता होगा कि भारतीय राजनीति में जब से बीजेपी और मोदी की सरकार आई है पूरे देश में, जब भी वोट परसेंट बढ़ता है फायदा बीजेपी को होता है, चाहे वो महाराष्ट्र में ले लीजिए चाहे हरियाणा में ले लीजिए। और अब दिल्ली की बारी है, इसमें बीजेपी अपना जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 6 से 7% बढ़ा रही है। तो इसका मतलब जो पिछली बार 39% था बीजेपी का, वो इस बार बढ़कर लगभग 46 से 47% रहने वाला है। ये बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली में होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर एमसीडी का भी चुनाव हुआ था, उससे पहले अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ पर लोकसभा का भी चुनाव हुआ है। और लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो पहले 53 से 54% यहाँ पर वोट लेके आई थी, 62 सीटें लेकर आई थी, इस बार उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। उसको लगभग 8 से 9% उसका वोट शेयर कम होने वाला, 8 और 9% वोट शेयर कम होना। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार 2013 से 15 और 20 में जो बढ़ रहा था, अब उसका पूरा एक वो अपने अपेक्स सिचुएशन पे आ गया, अब वहां से वो बढ़ नहीं सकती है, अब वहां से उसकी सीटें कमी होंगी। तो इस बार ये दिखाई दे रहा है कि 44% उनको वोट प्रतिशत मिलने वाला है। और जो ये गेम चेंजर साबित यहां पर हो रही है वो हो रही है कांग्रेस। भले उनको सीटों में इसका ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन जो वोट प्रतिशत है, जो पहले लोकसभा में ये मिलके लड़े हुए थे, उसकी वजह से कहीं पर इनके मार्जिन कम हो गए थे लोकसभा में। लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा है कि विधानसभा में इन्होंने गठबंधन न करके बहुत बड़ी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल। इसका सबसे बड़ा नुकसान जिसे होने वाला है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति और शीश महल की जो राजनीति पिछले दिनों यहाँ पर दिल्ली में हुई थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और इन्हीं परसेंटेज को अगर हम कांग्रेस का परसेंटेज देखें तो लगभग 9% इस बार वो लाने वाली है, इसमें भी 4 से 5% उनका वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। अब हम सीटों की बात करते हैं, जिन सीटों पे सबसे बड़ा आकलन जो तमाम जो जनता है जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, उन सीटों की बात करते हैं हम। तो लगभग 70 विधानसभा सीटें हैं पूरे दिल्ली में। उसमें से बताया जा रहा है, इस बार हमारा जो ओपिनियन पोल है जो ग्राउंड रिपोर्ट से निकल के आता है, लगभग 43 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यह सबसे बड़ी खबर है पूरे दिल्ली और पूरे देश के लिए कि यहां पर आम आदमी पार्टी का जो एक छत्र राज चलता था, लगभग 70 में से कभी उनको 67 सीटें मिल रही थी, कभी 62 सीटें मिल रही थी, अब वो उनका स्वर्णिम काल बिल्कुल धराशायी हो गया है और आम आदमी पार्टी लगभग 25 से 27 सीटों पर सिमट सकती है। और इसमें दिलचस्प एक बात है कि कांग्रेस जो लगातार 3 चुनावों से यहां पर 0-0 सीटें लेकर आ रही थी, इस बार ये माना जा सकता है कि एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो राहुल गांधी हैं, वो कुछ ही ऐसी सीटें हैं जहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसी सीटें हैं जहां पे वो प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भी ये लगता है कि जहां हम 70 सीटों के बजाय हम कुछ ऐसी सीटें अगर ले आए जिससे हमारा जो एक तरीके से जो जीरो का जो आंकड़ा है उसको हम थोड़ा बढ़ा सकें, इसलिए उनका फोकस कुछ ही सीटों पर है। वो ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कुछ एआईएम और कुछ निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी हैं जहां पर इन्होंने वोट काटे हैं अपने उम्मीदवारों के, उनके अगर वो वोट उनमें शेयर हो जाता है तो वहां से निकल के जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो जीत सकता है। मतलब 2 की 3 की लड़ाई में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो 1-2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि इस बार हम सीट निकाल के आ। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि लगातार जो राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि इसलिए कम प्रचार कर रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को जो है उससे फायदा पहुंचे। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल को ललकार रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो एक पूरी टीम है, उस टीम में ना तो दलित है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ऐसा बड़ा नेता है जो बड़े आदिवासी समुदाय को यहां पर एक तरीके से उसकी जगह हो। चाहे अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, आतिशी मार्लेना ले लीजिए, संजय सिंह ले लीजिए, आपके सौरभ भारद्वाज ले लीजिए, तमाम ये बड़े जो नेता हैं ये उच्च वर्ग से आते हैं। इनमें ना कोई दलित है। जितने भी बड़े बड़े दलित नेता थे उनको किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इस टीम ने उनको किस तरीके से साइडलाइन किया, उनकी बेइज्जती की, और बेइज्जती करने के बाद उनको ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां उनको पार्टी में सरवाइव करना बिल्कुल दूभर हो गया था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी अलग राह चुन ली है। और कई ऐसे नेता अच्छा, हैं। आपने इस्तीफे की बात की और आपने जो है आंकड़ा भी बता दिया है कि किस तरीके से जो है बड़ा गेम चेंज होने वाला है इस बार राजनीति में दिल्ली की। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जब बदलाव की बात कर रहे हैं, इतने बड़े जो है परिवर्तन की जो लहर है दिल्ली में, ये आप कह रहे हैं, क्या ऐसी वजह मानते हैं? क्योंकि हम भी गए हैं लगातार, शीश महल का मुद्दा, शराब घोटाला, फिर जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, और जिस तरह की स्थिति अभी भी 11 साल के उनके शासन के बाद बनी हुई है, क्या यही सिर्फ बदलाव की वजह है या कुछ और भी जो है इसमें प्रमुख वजह है? ये मैं जानना जिस तरीके से आपने कहा कि करीब 2 महीने से हमारी पूरी टीम, लगभग 5-6 टीमें हैं हमारी, जो लगातार हर दिन कहीं ना कहीं दिल्ली के किसी न किसी गली में, किसी न किसी कोने में, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली का हो, उत्तरी दिल्ली का हो, मध्य दिल्ली का हो, सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं हमारी टीम रहती है। तो हर दिन जो परिवर्तन होते हैं उसको भी भांपते रहते हैं। तो जो हमने सर्वे किया है ये एकमात्र वोटिंग परसेंटेज का नहीं किया है, ना ये केवल सीटों का किया है, बल्कि आखिरी मुद्दे क्या हैं दिल्ली के, जिनकी वजह से ये जो परिणाम निकल के आपके ओपिनियन पोल में शामिल आ रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी एक तरीके से अंडर करंट चल रहा है। और जिसको ये दिखाई दे सकता है कि अरविंद केजरीवाल इसको भांप चुके हैं। इसलिए वो हमेशा, आपने देखा होगा कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल तो आप इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे अरविंद केजरीवाल की, कभी कांग्रेस के समर्थकों को ये कह रहे हैं कि हमें वोट दे दीजिए क्योंकि आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, वो बीजेपी के लिए फायदा हो जाएगा। कल वो सुबह सुबह आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के समर्थकों से ये कहना चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं बंद कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, भले पार्टी न बदलिए। तो वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुजारियों को 18,000 रुपए देने की थी, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपए कैसे करके वो कार्ड बनाए गए थे। हर जगह उन्होंने, जब भी देखा होगा, पंजाब में भी कार्ड बनवाए थे, यहाँ भी कार्ड बनवाए हैं, लेकिन उन कार्डों का चुनाव के बाद क्या होता है, ये खुद उन्होंने अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यू में कहा है कि हमने जो पंजाब में वादा किया था महिलाओं को 1,000 देने का, वो हम कभी भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा असर जो है जनता में पड़ा है, क्योंकि हर किसी की जुबान पर ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठा दिया है कि पंजाब में पैसा नहीं दे पाए तो आप भूल जाइए कि आपको दिल्ली में पैसा मिलेगा। और इसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे, जो मैं ग्राउंड रियलिटी देख रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, तो हर कोई कहता है अरे 2100 कैसे देंगे, जब 1,000 नहीं दिया तो 2100 कहाँ से देंगे। तो बीजेपी ने ये दिमाग में सेट कर दिया है लोगों के। तो तमाम जो वर्ग हैं दिल्ली में, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे लगा रखा है। हर किसी की ड्यूटी, हर एक विधानसभा में लगभग 5 से 6 ऐसे एमएलए हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जिनको प्रभार दे रखा है। उनको ये कहा गया है कि आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। उनकी एक तरीके से जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यहाँ पे जो संगठन है, खासतौर पे जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनको भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इस बार बीजेपी के लिए दिल्ली में करो और मरो का चुनाव था, और ये दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से बड़े नेता यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो, अमित शाह की रैलियां, रोड शो हो, खुद योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो, किस तरीके से भर भर कर उसमें भीड़ आ रही है। अरविंद केजरीवाल की रैलियों में आपने देखा होगा कई जगह तो ऐसा है, उनका वहां पर विरोध हो रहा है, उनके अपने नेता विरोध कर रहे हैं। तो उनके जो प्रत्याशी हैं उन्हीं के सामने केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं। कहीं उन पर पब्लिक इतने बुरे तरीके से आक्रमण कर रही है, कोई उनको उल्टा पैर वहां से भागना पड़ रहा है। तो तमाम ये बातें निकल के ये सामने आ रही हैं कि जो मुद्दे थे दिल्ली में, आखिर अगर उन मुद्दों के हिसाब से हम बताएं तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो था, लगभग गंदे पानी का, जो यहाँ पर 25% जो लोग थे उनका ये कहना है जिस तरीके से यहाँ पर सीवर और गंदे नालों का पानी आता है उससे वो त्रस्त हो गए हैं। चाहे वो झुग्गी हो,
चाहे वो बड़े बड़े फ्लैट हो, चाहे वो बड़े बड़े आलीशान यहाँ पर जो कोठियां बनी है, सब में एक ही समस्या है कि गंदा पानी जिस तरीके से दिल्ली की जनता को पीने के लिए केजरीवाल की 11 साल की सरकार ने जो उनको एक तरीके से गंदा पानी पिलाया है, उसकी वजह से यहाँ पर 25% जो जनता है वो गंदे पानी की वजह से यहाँ पर एक तरीके से ऊब चुकी है, इसलिए वो परिवर्तन चाह रही है। लगभग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने 200 यूनिट यहाँ पर जो जनता है दिल्ली की उसको फ्री कर दिया, तो लगभग 50 से 60% जो परिवार हैं दिल्ली के उनको फ्री बिजली मिल रही है। लेकिन जब हम गए, अभी ठंड का समय है, न कोई एसी लगता है, न कोई बड़ा यहाँ पर फ्रिज भी कम ही लोग चलाते हैं, और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। मतलब जितना उसने यहाँ पर पूरे देश में, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गुजरात में थोड़ा हिस्सा रहा हो, जहां भी उसने अपने पैर पसारे वहां उसने एक ही मुद्दा अपनाया कि 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट फ्री। तो वो अब ठंड में जिस तरीके से लोगों के 4-4 हजार के बिल आ रहे हैं, 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं, हमने तो कहीं ये भी देखा 50 कि हजार के बिल आ लाखों रहे के हैं, बिल भी लाखों आ के रहे बिल आ रहे हैं। हैं। हाँ। अब केजरीवाल को ये बताना मुश्किल हो रहा है कि ठंड में आखिर लाखों के बिल कहां से आ रहे हैं बिजली के। और जब भी वो ये कहते हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री है, तो तब भी वो लोग निकल के सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा बिजली का बिल देखिए लाखों का आया है। तो उन लाखों के बिल से परेशान होकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को चुनिए और हम आकर आपके इन गलत बिलों को माफ कर देंगे। तो खुद ही एक तरीके से बिल भेजते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं अगर आप नहीं जिताओगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हमें जिताइए। तो जनता ये समझ मतलब चुकी ऐसा है। लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में जो भी मुद्दा उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें ही भारी पड़ रहा है। चाहे हाल ही में यमुना का मुद्दा ही ले लीजिए, हरियाणा सरकार पर वो आरोप लगाते हैं कि जहर जो है हरियाणा से घोला जा रहा है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी बोतल को लेकर आते हैं कि जी अब पानी ठीक हो गया है। तो हर एक मुद्दा उन्हें ही कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। तो जैसे इन्होंने यमुना का मुद्दा उठाया, कुछ सारे लोग जो जनता थी, वो क्या होता है हर दिन कुछ नए नए मुद्दे आते हैं, तो उससे वो इतर होके जो प्राइम मुद्दे हैं उनसे थोड़ा हटकर कुछ दूसरे मुद्दों पर भी फोकस करती है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यमुना का मुद्दा उठाया, जो आम जनता थी दिल्ली की, उनके समझ में ये आ गया कि गंदा पानी, भाई यमुना नदी का जो गंदा पानी है वो पिलाने को मजबूर कर दिया है केजरीवाल ने, और उसका वो ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं, हरियाणा पर। जो यमुना को साफ करने के लिए 8,000 करोड़ इन्होंने पिछले 10-11 सालों में खर्च किए। आखिर उस 8,000 करोड़ कहां गए? वो 8,000 तो इन्हीं की जेब में गए होंगे। और इनसे अगर सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं एक मौका और दे दीजिए, हम कर लेंगे, हमने सब कुछ कर दिया है। जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो अवैध कॉलोनियां हैं, वहां हमने सीवर लाइन बिछा दी है, बस अब कुछ ही 1-2 महीने का काम है, वो सही हो जाएगा। जो 11 साल से आप यमुना को साफ नहीं कर पाए, वो बदतर से बदतर और गटर हो गया है, और उसको आप ये कह रहे हैं हम आते ही उसको सही कर देंगे। तमाम जो मुद्दे हैं, उसके बाद एमसीडी में जिस तरीके से इनकी सरकार है 2 साल से, और कूड़े का इतना भरमार है, पूरी जगह आपने देखा होगा दिल्ली में, हर जगह कूड़ा, और उसके बगल में गंदी रोड, और उसके बगल में खुला नाला। ये 3 चीजें आपको हर जगह दिखी होगी। इससे जो यहाँ के लोग हैं, एमसीडी में इनकी सरकार आने के बाद जो इन्होंने वादे किए थे कि दिल्ली को लंदन जैसा चमकाएंगे, वो नहीं हो पाया। जो गली गली में जो खड़ंजे हैं वो ऐसे ही टूटे पड़े हैं। लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ सुनते भी हैं और समझते भी हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि कहा था कि कूड़े का ढेर जो है एमसीडी हमारे हाथ में दे दीजिए और एकदम खत्म हो जाएगा, एमसीडी हमारे हाथ में दे दीजिए और सफाई हो जाएगी। लेकिन लोगों के दिमाग में ये स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का, जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो यही स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं कि एमसीडी तो हाथ में दे दी, लेकिन किया क्या है दिल्ली के लिए? तो कुछ नहीं किया है। जो आपने बताया एमसीडी का, हाँ। 19% ऐसे लोग हैं जो कूड़े की वजह से, जो यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं, जो गलियों की सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवर लाइन खुले हुए हैं, उनसे काफी यहाँ पर नाराज है आम आदमी पार्टी से। और करप्शन, जो लगभग 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो करप्शन के मुद्दे पर, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुना था। देश ने एक बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में यहाँ पर 2012 में किया था। उससे जिस तरीके से यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंका गया, उससे होकर एक अरविंद केजरीवाल को नए चेहरे के तौर पर, जो एंटी करप्शन
एक चेहरा था उसको यहाँ पर दिल्ली की जनता ने चुना था, और अब वो किस तरीके से, चाहे वो शराब का घोटाला हो, डीटीसी बस का घोटाला हो, स्कूल में जिस तरीके से घोटाले किए गए रूमों को बनाने के लिए, और वहाँ पर यहाँ पर मार्शलों को नौकरी से निकालना हो, जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर जो सेफ्टी है, भले वो ये कहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो आपके गृह मंत्रालय के अंडर में, अमित शाह के अंडर में है, लेकिन आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो सीसीटीवी क्या कर रहे हैं, आखिर वो सीसीटीवी वो बंद पड़े हैं, वो हमने सब खुद जगह देखा। बंद पड़े हुए हैं, कहीं बिजली नहीं आती उन पर, कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। आखिर उन बिजली भी सीसीटीवी का करना ही क्या है जब आप सेफ्टी नहीं दे पाए? आपके एमएलए किस लिए हैं? एमएलए तो आपके 1 दर्जन एमएलए आपके तो जेलों में बंद पड़े हुए हैं। दिल्ली के जिस झुग्गी झोपड़ी की ये बात करते हैं, जिस क्लस्टर की ये बात करते हैं कि क्लस्टर में हमने इतना काम किया है, हम उन क्लस्टर में गए हैं और सबसे ज़्यादा तो हमने इन्हीं एरियो को कवर किया है। अगर मैं बात करूं तो ऐसी ऐसी गलियां देखी हैं, ऐसे ऐसे चौराहे देखे हैं, ऐसे ऐसे जगह देखी हैं जहां पर लोग कंप्लेन कर रहे थे कि दिन दहाड़े वहां पर जो है चाकू छुरे लेकर लोग घूमते हैं, हत्याएं करते हैं और कुछ नहीं होता है। और केजरीवाल क्या काम करते हैं मुख्यमंत्री के नाते कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके अंडर पुलिस है, तो वही देखेंगे, कानून व्यवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि केजरीवाल पहले तो एकमात्र एलजी थे, जब भी कोई काम नहीं हो पाता था उनसे या वो करना नहीं चाहते थे, उसका ठीकरा वो एलजी पर फोड़ देते थे। अब उन्हें ये लगा कि हर बार अगर मैं एलजी का नाम लूंगा तो जनता भी इससे ऊब जाएगी, तो इसलिए उन्होंने नया एक मोर्चा खोल दिया। वो खोला अमित शाह का, एक गृह मंत्रालय का और दिल्ली पुलिस का। अब उन्हें ये लगा ये भी कुछ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने सोचा चलो हरियाणा के सीएम के पीछे लग जाते हैं। उन्होंने यमुना में जहर मिलाने का, और जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक तरीके से कड़े सवाल पूछे, उनकी चुनावी रैलियों पर भी बैन हो सकता था, उनकी उम्मीदवारी यहां तक कि उस पर भी पाबंदी लग सकती थी, उनको उम्मीदवार बनने से भी रोका जा सकता था, और उनको गिरफ्तार भी कर सकती थी। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है, क्योंकि एक तरीके से 3-4 करोड़ की जो जनता है, वो भी दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर आप ये कहते हैं कि जो आप पानी पी रहे हैं उसमें बीजेपी वालों ने जहर मिला लिया, तो लगाइए कितना बड़ा एक तरीके से अफवाह फैलाने का, और लोगों को एक तरीके से सहम जाते हैं लोग, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसके पिए बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो जो दिल्ली के लोगों को इतने बड़े खतरे में डाल सकता हो, उससे अब जो जनता हो वो एक चीज कह रही है हमसे। उनका ये कहना है, जो कांग्रेस के पहले समर्थक हुआ करते थे, जो आम आदमी पार्टी के पास गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल से तो बेहतर लाख गुना थी शीला दीक्षित, इसलिए वो जो कुछ समर्थक हैं वो फिर से वापस कांग्रेस के पास आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है, अगर एलजी को ही इनको दोष देना है, अगर अमित शाह को ही दोष देना, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को ही दोष देना है, तो क्यों ना एक मौका उनको ही दे दिया जाए। ये तो बहुत कई ये लोग हैं, 5 से 10% ऐसे वोटर हैं दिल्ली में, जो साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। उनका ये कहना है कि हर बार ये आरोप प्रत्यारोप से हम ऊब चुके हैं। हमें ये लगता है कि 3 बार अगर हमने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, तो एक बार हम बीजेपी को भी मौका देकर ये देख सकते हैं कि जो उन्होंने केंद्र सरकार की जो कुछ यहाँ पर योजनाएं नहीं आ पा रही हैं, उसको अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो 5 साल का मौका देखने के बाद ये देखते हैं हम कि अगर बीजेपी कुछ अच्छा करेगी तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम परिवर्तन करने का तो उनके पास ऑप्शन यहाँ पर एक चीज और है, वो ये कि गारंटी की बात जब होती है तो केजरीवाल कहते हैं ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैनिफेस्टो का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है इस चुनाव में। लेकिन हमने देखा कि जब दिल्ली के हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, विधानसभा कवर कर रहे हैं, तो वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी कम से कम गारंटी तो है, कम से कम वो जो महाराष्ट्र में वादा किया, जो हरियाणा में किया, जो छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश में, कम से कम वो दे तो रहे हैं, वो वादा पूरा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी असर कहीं ना कहीं जनता के बीच मैनिफेस्टो में है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आम आदमी पार्टी के पास था, वो केजरीवाल का चेहरा था। अब उसी चेहरे पर अब डेंट लग गया है। एक करप्शन के नाम पे, एंटी करप्शन के नाम पे उनका चेहरा था, अब वो करप्शन में ही खुद जेल जा चुके हैं, और अभी भी वो जमानत पे हैं। उनके जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी खुद अभी जमानत पे चल रहे हैं। तो जो करप्शन का उनसे जो लिंक होता था कि लोग ये सोचते थे कि ये जो राजनीति है उसमें करप्शन को खत्म करने के लिए आए हैं, अब वो वाला मुद्दा हट गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं केजरीवाल की जो उनको प्लस पॉइंट उनको मिलता है, कि चाहे वो आप स्कूल ले लीजिए दिल्ली के, उन्होंने उसमें रंग रोगन किया, भले उसमें करप्शन किया हो लेकिन वो दिखता है कि रंग रोगन किया है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमने भी देखा है दिल्ली में कि 24 घंटे नहीं रहती थी,
कभी 2 घंटे चली जाती है, कभी 3 घंटे चली जाती है, लेकिन अब कम यहाँ पर जाती है, तो लगभग कह सकते हैं कि 24 घंटे रहती है। भले लोगों के बिल कितने भी आ रहे हैं वो अलग बात है। और अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो अभी भी कुछ लोग हैं, क्योंकि इसमें सीएम जो रेस है, जब हमने लोगों से पूछा कि आखिर आपकी पसंद क्या है, तो उसमें अभी भी केजरीवाल अभी नंबर 1 पे हैं, 35% उनको चाहते हैं। उसके बाद मनोज तिवारी का नाम लेते हैं लोग, 20% उनको वोट चाहते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। फिर परवेश वर्मा भी 15% पर हैं। फिर बिदूरी यहाँ पर लगभग 10% पर हैं। आतिशी जो अभी टेम्परेरी सीएम जिनको कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मात्र 3% पर हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो नुपुर शर्मा है उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए, 6% ऐसे लोग हैं। आखिर ये जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अभी भी केजरीवाल भले इसमें आगे हों, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी साख थी वो 11 साल में इतनी कम कर दी है कि अब उनका फिर से दिल्ली की राजनीति में और मुख्यमंत्री पद तक बनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि यहाँ पर मुलेश्वर एक चीज हो रहा है कि केजरीवाल का वो 2013 शायद से वो एफिडेविट जो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने वैसा बच्चों नहीं की भी करूंगा, कसम खाई थी। बच्चों की कसम खाऊंगा। तो जनता ये कह रही है कि भाई बच्चों की कसम अगर ये आदमी झूठा खा सकता है तो फिर हम तो उसके लिए जनता है, और हम तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों की कसम झूठा खा सकता तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से गारंटियों की बात की थी अरविंद केजरीवाल की, तो इस बार ये अच्छा हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने भी अपने उसमें जितने भी फ्री की रेवड़ियां बांट सकते थे उन्होंने भी बांट दी है। और बीजेपी ने भी जो रेवड़ियां जो कहते थे केजरीवाल की वो ज्यादा दे रहे हैं, बीजेपी ने भी इस बार उसको मैच ही नहीं किया, बल्कि हाँ, उससे भी ज्यादा दे रहे ज्यादा हैं। दे महिलाओं को कहा, जहां केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं वो 2500 रुपए दे रहे हैं। वृद्धों को जो 2500 रुपए की पेंशन बता रहे हैं वो 3000 रुपए की पेंशन बता रहे हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान। जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी ने लगातार 2 ईडब्ल्यूएस के जो आपने फ्लैट्स दिए हैं। फ्लैट्स देखे होंगे, 1 BHK 2 BHK जो बड़े बड़े फ्लैट, बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाई गई है, उससे भी झुग्गी वालों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ सालों में तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, बल्कि उनकी जो झुग्गियां थी वहां पर बुलडोजर चलाने का काम किया। मंदिरों पे जिस तरीके बुलडोजर चलाए गए, और इमामों को जहां 18-18, 24-24 हजार रुपए उनको सैलरी दे रहे थे, आखिरी एन मौके टाइम पर उन्होंने ये देखा कि पुजारियों से भी कुछ हजार वोट अगर मिल जाते हैं तो कुछ सीटें उनकी निकल सकती है, इसलिए पुजारियों को भी बोल दिया कि तुम्हें 18,000 रुपए देंगे। उसका कुछ होने वाला नहीं है, न और यहाँ पुजारियों पर पर आपने असर हुआ। जब तमाम चीज़ों की बात कर रहे हो तो एक और चीज़ जो मैंने महिलाओं में नोटिस किया, जब हम महिलाओं के बीच जा रहे थे तो महिलाएं इस बात से बहुत परेशान कि यहाँ पर जो है जगह जगह पर ठेके खोले गए शराब के, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ नहीं छोड़ा गया, एक पर एक बोतल फ्री, उनके घर खराब हुए हैं। और इसका असर काफ़ी ज़्यादा है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि महिलाएं कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रही हैं और वो जान रही हैं कि ये शराब ने जो उनके घर का जो विनाश किया है उसका असर इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हम खुद जैसे अरविंद केजरीवाल की रैलियों में जाते थे, वहां पर जो महिलाएं आती थी, भले वो केजरीवाल को वोट देती हैं, लेकिन अगर उनसे भी हमने ये जो सवाल पूछा कि जो आतिशी मार्लेना ये कहा है कि अगर हम फिर से सरकार में आए तो जो पुरानी उनकी शराब नीति थी जिसमें वो जेल भी गए थे, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, वो हम फिर से अपनाएंगे। तो उनका भी ये कहना था अगर आम आदमी पार्टी ऐसा करेगी तो हम भी उनको कतई वोट नहीं देंगे। ये उनकी बात बता रहा हूं मैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक, और वो वोट भी देंगे केजरीवाल को। तो अगर उनके समर्थकों में भी उनकी इस पॉलिसी जो शराब नीति है उसके खिलाफ अगर आक्रोश है, तो जो बीजेपी के हों, जो आम कांग्रेस के हों, कुछ साइलेंट जो वोटर हैं, और जो महिलाएं हैं खास तौर पे जिन्होंने झेला है कि कोरोना काल में जहां दवाइयां पहुंचानी थी, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने थे, वो न पहुंचाकर अगर आपने बोतलें पहुंचाई हैं, बियर की कैनें पहुंचाई हैं, तो ये एक तरीके से उन्होंने झेला है। और वो नहीं चाहते हैं कि फिर से वो काल आए कि जहां पर उनके घर में लगातार झगड़े होते हों, उनके बच्चों को पीटा जाता हो, और जो कमाई होती है वो बिल्कुल ही इन शराब के नशों में उड़ाई जाए। वही युवा जो हैं, युवा किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, किस तरीके से हमने ये भी सुना कि जो वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो वो स्कूल जो हैं वहां पर बच्चे जब निकलते हैं तो वहां पर नशा करते हैं, नशे की बात भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं केजरीवाल को नुकसान इस चुनाव में पहुंचाएंगी, ये तो लग ही रहा है। तो इसके अलावा जो हमने तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं, बागी नेता तो बीजेपी का दामन थाम ही रहे हैं, लेकिन एक और जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बने हैं वो हैं
जिनको टिकट नहीं दिया उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया 7 विधायकों ने। क्या लगता है कितना असर जो है इसका भी देखने को मिलेगा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि अगर एक विधायक पार्टी छोड़ता है तो उसके साथ उसके पूरे जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी छोड़ते हैं। तो कितना असर जो है देखते हैं आप इसका? एक आंकड़ा मैं बता दूं, लगभग 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले 5 बार, 2 बार से और 3 बार से जो विधायक हैं उनका टिकट इसलिए काटा है। उन्हें ये लगता है कि वहां की जो जनता है उस आम आदमी पार्टी के एमएलए के जो काम है उससे इतना गुस्साई हुई है, उसने इतना निकम्मा वो वहां का विधायक रहा है कि इसकी वजह से उन्होंने टिकट काटे हैं। 17 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटे हैं। उसमें से 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता जो आम आदमी पार्टी की थी उससे भी इस्तीफा दे दिया। हर जो एमएलए रहा हो, जो 2 बार से एमएलए रहा हो, 3 बार से, उसका इतना तो जनाधार रहता है स्थानीय नेता पर कि 5 से 10 हजार वोट उसके पास रहते हैं। अब दिल्ली में क्या है कि लगभग 2 से 2.5 लाख का वोट आपका टोटल रहता है किसी भी विधानसभा सीट पर। लगभग पिछली बार मैं आपको ये बता दूं 2020 में 25 ऐसी सीटें थी आम आदमी पार्टी की जो 15 हजार से कम मार्जिन से वो जीते थे, और 37 ऐसी सीटें थी जो 20 हजार के मार्जिन से जीते थे। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इन 15 हजार में से अगर ऐसे जो 17 ऐसे विधायक हैं जो अब इस तरीके से बदला लेने के मूड में आ चुके हैं केजरीवाल से, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से करप्शन किया है, घोटाले किए हैं और दलितों को यहां पर एक तरीके से नकारा है, मुस्लिमों को जिस तरीके से उनको एक तरीके से साइड लाइन किया, जब ताहिर हुसैन की बात करते हैं कि जब तक वो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के तब तक उनसे खूब वहां पर मुस्लिम के वोट ले लिए, लेकिन जब वो फंसे, जब वो एक तरीके से आरोपों में गिरे तो मुस्लिमों का साथ छोड़ दिया। ये पूरा मैसेज जा चुका है। और अब ये बात बता दें कि चाहे वो हरियाणा के लोग हों, जाट समुदाय हो, हरियाणा के जितने भी लोग रहते हैं आपके दिल्ली के बॉर्डर में, जिस तरीके से योगी की आंधी चली थी इन इलाकों में, हरियाणा के बॉर्डरों में, अब वो यहीं पर दिखाई दे रही है कि दिल्ली के जितने भी हरियाणा से सटे हुए विधानसभा सीटें हैं उनमें ये दिखाई दे रहा है कि जब से इन्होंने यमुना में हरियाणा के लोगों को दोष देना किया है, उससे भी काफी लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि इसका बदला जरूर 5 तारीख को ईवीएम के बटन से दबेगा और 8 तारीख को रिजल्ट में भी दिखेगा। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का कमबैक हुआ है, भले सीटों में ना हो, वोट प्रतिशत वो अपना डबल करने जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल की हवाइयां अभी से उड़ी हुई हैं। पार्टी में जिस तरीके से फूट दिखाई दे रही है, एमएलए भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो बराबर जिस तरीके से स्वाति मालीवाल लगातार एक तरीके से केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लगातार हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कभी कूड़ा उनके घर में फेंक देती हैं, कभी वो एक्सपोज करती रहती हैं उनके सीटों का। तो ये दिखाई दे रहा है कि खुद अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना। एकमात्र ऐसे बुराड़ी से एक नेता हैं जो उनका नाम है संजीव झा, लगभग पिछली बार 88 से 90 हजार के अंतर से वो जीते थे, तो इस बार भले अंतर कम हो सकता है लेकिन उनकी जीत फिक्स है। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना और कई बड़े बड़े मनीष सिसोदिया हो, ये अपनी सीटों पर भी अभी फंसे हुए हैं। यहाँ पर भी एक तरीके से निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ये एग्जिट पोल में आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल में ये दिखाई दे रहा है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लोग भी जो दिखाई दे रहा है दिल्ली के, अभी वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मूड दिखाई दे रहा है 2 महीने से हमें, वो ये जरूर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत से सरकार बना सकती है। यही हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हरियाणा में ओपिनियन पोल की जीत हुई हमारी और महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल की जीत हुई है, हमें ये लगता है कि जो 2 महीने हमने पूरी 5-6 टीमों हमने लगातार दिल्ली का हर कोना छान मारा है, भले यहाँ पर ट्रैफिक कितना भी हो, भले यहाँ पर कितनी भी गंदगी हो, भले यहाँ पर कितना भी प्रदूषण हो, यहाँ पर एक तरीके से भले जिस गली में गाड़ी ना गुजरती हो वहां पर हम खुद पैदल चलकर 10-10 किलोमीटर खुद दायरा करते हुए झुग्गियों में गए हैं, चाहे वो आपके बड़े बड़े कॉलोनियों में गए हैं, कोठियों वालों से बात की है, जो यहाँ पर ठेले खुमचे लगाते हैं उनसे बात की है, जो पूर्वांचली हो उनसे बात की है, तमाम ये जो लोग हैं हर राज्य के दिल्ली में रहते हैं उनसे भी बात की है। तो उनका यही कहना है
कि इस बार जरूर उन्हें ये लगता है कि परिवर्तन होकर रहेगा। और केजरीवाल की विदाई जिस तरीके से वो कह रहे थे, दिल्ली की जनता ने मुझे दूल्हा चुन लिया है, तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता दूल्हा बनाकर तो नहीं, लेकिन उनको दूल्हे के भेष में यहां से दिल्ली से जरूर भगाने का काम करेगी। और जिस तरीके से वो आए थे, अब उसी रफ्तार से उनके निकलने का टाइम हो गया है। और अब दिल्ली की जनता को पिछले 11 साल का जो दुष्परिणाम यहां पर केजरीवाल की सरकार में भुगतना पड़ रहा है, अब उससे आपदा से मुक्ति मिलने का समय, ये लगता है ओपिनियन पोल से कि वो समय अब आ चुका है। ठीक। तो मोलेश्वर को आपने सुना कि उन्होंने हर एक उस मुद्दे पर बात की है जो दिल्ली के लिए जाहिर तौर पर काफी ज्यादा अहम है। उन्होंने अपने ओपिनियन पोल में यह भी बता दिया कि इस बार जो परिवर्तन की बात हो रही है वो वाकई दिल्ली में परिवर्तन जो है होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की विदाई जो है वो तय है इस दिल्ली से। ये अभी हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ये ग्राउंड रियलिटी पर बेस हमारा ओपिनियन पोल था जो हमने आपके साथ साझा किया है। दिल्ली की हर एक अपडेट 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे, तब तक हम आपको देते रहेंगे। अभी हमारा ओपिनियन पोल है, उसके बाद एग्जिट पोल भी आएगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये ओपिनियन पोल है, वोट जब आपका हो जाएगा वो आता है एग्जिट पोल। लेकिन ओपिनियन पोल से अगर एग्जिट पोल को भी आपको मैच करना है, या यही आंकड़े आपको एग्जिट पोल में भी चाहिए, रिजल्ट में भी चाहिए, तो ये आप लोगों को, दिल्ली वाले जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या वो घर से निकलेंगे वोट ईवीएम के बटन दबाने के लिए। अगर वो केजरीवाल की इतनी उनकी खामियां गिना रहे हैं, अगर वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाते तो उसका फायदा क्या है? फिर से वही झुग्गी वाले चले जाएंगे, वही जिस तरीके से झुग्गियों में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम चलता है, जो भी पार्टी ज्यादा पैसा देगी उसके पक्ष में वहां पर वोट डल जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का झुग्गियों में काफी बड़ा एक तरीके से जनाधार है, तो झुग्गी वालों को भी ये तय करना पड़ेगा कि क्या उनको झुग्गियों में ही रहना है, क्या उनको इसी गंदी नाली के, जो यमुना नदी का जो गंदा पानी आ रहा है उसी को पीकर रहना है। देश की राजधानी को अगर चमकना नहीं है तो क्या इसी तरीके से प्रदूषण में दम घुटते रहना है? ये आपको सोचना पड़ेगा और घर से निकलकर एक सही सरकार को चुनना पड़ेगा। और ऐसे लोगों से हमेशा एक देश को बचाना चाहिए जो देश की राजधानी को एक तरीके से कलंक बना के रखा हुआ है। ये आपको तय करना होगा और ईवीएम का बटन दबाकर इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। जो हम कह सकते हैं, जो आज ओपिनियन पोल का आंकड़ा हमने दिखाया है, ये पब्लिक और जनता की 2 महीने की जो हमारी इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें जो कहा है ये उसके हिसाब से है। लेकिन अगर आप गए नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका जाना जरूरी है और ईवीएम का बटन दबाना भी सही सरकार को चुनने के लिए भी जरूरी है। तो ये बड़ी अपील जो है हम अपनी ऑडियंस से भी कर रहे हैं और दिल्ली की जनता से भी कर रहे हैं कि ज़रूर 5 फरवरी को जाइए, ईवीएम का बटन दबाइए, अपना ये महत्वपूर्ण वोट ज़रूर दीजिए। क्योंकि ये अगर आपने हमारे माइक पर बातें कही हैं तो जाहिर तौर पर ये नतीजों में भी तब्दील होनी चाहिए, तभी हमारे जो ओपिनियन पोल है वो एग्जिट पोल में तब्दील होंगे और फिर एग्जिट पोल जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे, जैसा कि हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया है। तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के जो हमारे ये आंकड़े हैं, जो ये आकलन है, ये जरूर रंग लाएंगे और नतीजों में तब्दील होंगे। बाकी हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिल्ली की जरूर बताते रहेंगे। धन्यवाद।